डूबते सूरज की रोशनी से आकाश जगमगा रहा था। मधुवन सिटी के बाहर सेमिकॉन इंडिया समिट पर एक पत्थर की मेज और एक पत्थर की बेंच थी, जहां एक युवा जोड़ा एक साथ बैठा हुआ था। युवक दुबला पतला था, इसका रंग पीला था, लेकिन वो देखने में आकर्षक था। इसी बीच उस युवती ने शुद्ध सफेद पोशाक पहन रखी थी। उसकी त्वचा जेड की तरह चिकनी थी और वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। युवती का सिर युवक के कंधों पर टिका हुआ था। ढलते सूरज की रोशनी में नहाए हुए वे बिल्कुल आदर्श प्रेमी लग रहे थे। हाँ यार, काश हम हमेशा ऐसे ही साथ रह पाते, युवक ने कोमल स्वर में कहा। उसके चेहरे की मुस्कान उसकी खुशी को दर्शा रही थी। भाई दक्ष, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने तो कहा था कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। युवती के चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान आ गई। युवक का नाम दक्ष था, जबकि लड़की का नाम मायरा था। मायरा के चेहरे पर मुस्कान देखकर दक्ष की निगाहें और भी कोमल हो गईं। उसने उसका कोमल हाथ थामते हुए कहा, मायरा, हालांकि मेरी नसों में रुकावट के कारण मैं अभी अपनी आवश्यक ऊर्जा एकत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी रक्त नस जागृत हो जाए तो वरिष्ठ परिषद मेरे लिए कुछ औषधियां खरीदेंगे और मेरी नसों को सुगम बनाएंगे। तब मैं साधना कर पाऊंगा। मैं निश्चित रूप से एक शक्तिशाली योद्धा बनूंगा और जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। धन्यवाद भाई दक्ष। मायरा की आंखों में भावुकता झलक रही थी जब उसने कहा, भाई दक्ष, क्या वाकई किसी नाड़ी परीक्षक ने पता लगाया है कि आपको अपने पिता की रक्त नाड़ियां विरासत में मिली है? हाँ यार, इसीलिए भविष्य में तुम्हारा आदमी एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनेगा। दक्ष के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। मायरा ने पत्थर की मेज पर रखा एक प्याला उठाते हुए कोमल मुस्कान बिखेरी। प्याला प्रसिद्ध ब्लड ऑर्किड वाइन से भरा हुआ था, जिससे हल्की सुगंध आ रही थी। उसने झट से दक्ष के गालों पर चुंबन किया और कप उठाते हुए शर्मा गई। आओ भाई दक्ष, ये मायरा की तरफ से है। दक्ष ने प्याला लिया और कहा, मायरा, तुमने मुझे हर दिन ब्लड ऑर्किड वाइन का एक गिलास पिलाया है। मैं सचमुच तुम्हारा साथ पाकर बहुत आभारी हूँ। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, उसने प्याला उठाया और उसे एक ही बार में पूरा पी गया। शराब की सुगंध उसकी जीभ पर ठहर गई और दक्ष का दिल शराब के स्वाद जितना ही मीठा महसूस कर रहा था। लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे दुनिया घूम रही हो। मायरा, मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? तुम्हारी शराब। दक्ष ने पत्थर की मेज को पकड़ रखा था और मायरा की ओर देख रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी झलक रही थी। हाँ दक्ष, मायरा ने तुम्हारे साथ 3 साल सिर्फ तुम्हारी नसों को मजबूत करने के लिए बिताए थे। अब जब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो क्या यह सही समय नहीं है कि तुम भी अपनी रक्त नसों से योगदान दो? उसी क्षण एक अधेड़ उम्र का आदमी एक कोने से निकला। वो मायरा के पिता थे। गड़गड़ाहट हो आवाज दक्ष के दिमाग में गूंज उठी, मानो अचानक कोई बिजली गिर गई हो। मायरा। दक्ष ने अविश्वास भरी निगाहों से मायरा की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में केवल ठंडी उदासीनता ही थी। मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ? मामरा की ठंडी निगाहें तेज चाकू की तरह दक्ष के दिल में चुभ गई। उसने जोर से चीख मारी और मायरा की ओर झपटा। दुर्भाग्य से मायरा को बस एक छोटा सा कदम पीछे लेना पड़ा और वो फर्श पर गिर गया। रहस्यमय तलवार विद्यालय के युवराज ने 4 वर्ष की आयु में साधना शुरू की। उन्होंने 2 दिव्य नाड़ियों को खोलकर आधे वर्ष में ही योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया और फिर 9 वर्ष की आयु में स्वामी क्षेत्र में पहुंच गए। वे अब 16 वर्ष के हैं और रहस्यमय तलवार विद्यालय के 4 महान प्रतिभाओं में से एक है। तुम्हारा क्या? एक दुर्बल शरीर जिसकी नाड़ियां अवरुद्ध है। सीधे शब्दों में कहो तो तुम बिल्कुल बेकार हो। भले ही तुम अपनी रक्त नाड़ियों को जागृत कर लो, फिर भी तुम बेकार ही रहोगे। क्या तुम्हारी तुलना युवराज से की जा सकती है? उसके जैसा प्रतिभाशाली ही मेरे लिए उपयुक्त होगा। अगर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी रक्त नलिका को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तो क्यों ना तुम मेरी इच्छा पूरी करो और अपनी रक्त नलिका मुझे देकर मेरी रक्त नलिका को और अधिक शक्तिशाली बनाने में मेरी मदद करो। मामरा के होठों से ठंडी आवाज निकली, बूब। उसी क्षण अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने हाथों में पकड़ी हुई तेज चाकू से दक्ष की पीठ पर पैर रख दिया। वो चिल्लाया, दक्ष, हमें अपनी रक्त वाहिनी दे दो। आह! दक्ष की रीढ़ की हड्डी में असहनीय दर्द ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसने एक तीखी चीख निकाली। उसकी आवाज बेबसी और निराशा से भरी हुई थी। धीरे धीरे दक्ष असीम अंधकार में डूबता चला गया। मायरा, मैंने तुम्हें अपनी प्रेमिका की तरह माना, तुमने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? दक्ष चिल्लाया और इतनी अचानक अपने बिस्तर से उठा कि उसका बना हुआ बिस्तर भी हिल गया। इससे चटकने की आवाज आई। उसका सिर पसीने से तरबतर था। यह महज एक सपना था। नहीं, ये सपना नहीं था। यह सपना कैसे हो सकता है? ये तो 3 दिन पहले की घटना है। दक्ष मधुवन सिटी में अपने परिवार का मुख्य उत्तराधिकारी था। उसके पिता गंधार परिवार के मुखिया थे, जबकि मायरा गंधार परिवार की प्रथम शाखा के मुखिया की बेटी थी। वे दोनों एक ही परिवार की अलग अलग शाखाओं से थे। साथ पले बढ़े होने के कारण यह कहा जा सकता है कि वे अटूट थे और उन्होंने निजी तौर पर एक दूसरे से प्रेम का वादा भी किया था और एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना था।
दक्ष को यह उम्मीद नहीं थी कि मायरा और प्रथम शाखा के एल्डर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसकी रक्त नलिकाओं को छीन लेंगे। शक्ति, यह सब इसलिए है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। अगर मैं असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और शक्तिशाली होती तो क्या वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करते? दक्ष ने अपनी मुट्ठियां खींच ली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। कचरा, मायरा ने उसे इसी नाम से पुकारा था। 3 दिन पहले कहे गए उसके शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। चीन चीन। उसी क्षण उसका दरवाजा खुल गया और एक नाजुक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई। दक्ष को बिस्तर पर देखकर उसने चिंता से पूछा, विराज, क्या तुम्हें फिर से बुरा सपना आया? यह खूबसूरत महिला दक्ष की मां अनायरा थी। 3 दिन पहले अनायरा ने दक्ष की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए उसकी तलाश की और उसे बचाया। अगर वह न होता तो दक्ष की जान बच जाती। 6 साल पहले जब विराज के पिता की यात्रा के दौरान हत्या की कहानी फैली थी, तब से दक्ष और उसकी मां एक दूसरे पर निर्भर थे। मायरा ने अनायरा को निहारते हुए कहा। उसकी आंखों में कोमलता आ गई। मां, मैं ठीक हूं, यह बस एक सपना था, उसने कहा। दक्ष का पीला पड़ा चेहरा देखकर अनायरा उसके बिस्तर के पास बैठ गई। दक्ष के माथे को छूते हुए उसने दुखी स्वर में कहा, 3 दिन हो गए, तुम हर दिन चिल्लाते रहे हो कि मायरा ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। दक्ष, आखिर हुआ क्या? क्या मायरा ही तुम्हारी चोटों का कारण है? मां, कुछ नहीं हुआ, आपने मेरी बात गलत सुन ली, दक्ष ने कहा। दक्ष ने अनायरा को यह नहीं बताया कि यह सब मायरा और प्रथम शाखा के वरिष्ठ ने किया था, क्योंकि अनायरा मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करती थी। उसे बताने से उसे ही नुकसान होता। अनायरा एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, दक्ष, अब तुम दूसरों के सामने मायरा को उसके नाम से नहीं पुकार सकती। 2 दिन पहले ही उसने 5वें स्तर की रक्त नलिकाएं जागृत की हैं और एक दिव्य नलिका भी खोली है। उसे एल्डर काउंसिल से स्वीकृति मिल चुकी है। 2 महीने बाद होने वाली सभा में वह गंधार परिवार की मुखिया बनेगी और परिवार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। अगर तुम परिवार की मुखिया को उसके नाम से पुकारोगी तो लोग तुम्हें अपमानजनक कहेंगे। क्या मायरा गंधार परिवार पर नियंत्रण चाहती है? वो तो सीटी बजाकर ही इसे हासिल कर सकती है। दक्ष ने गुस्से में धीमी सी चीख मारी। उसकी आंखों में खून दौड़ गया। उसने अपने जबड़े को इतनी जोर से पीसा कि उसमें से चरमराहट की आवाज आने लगी। दबाव के कारण उसके दांत चटकने लगे और ताजा खून बहने लगा। दक्ष के पिता की हत्या की खबर फैलने के बाद गंधार परिवार को प्रथम शाखा के मुखिया के नेतृत्व में सौंप दिया गया था। 6 वर्षों तक किसी नए मुखिया की नियुक्ति नहीं हुई थी। दक्ष को उस हालत में देखकर अनायरा बुरी तरह डर गई। उसने दक्ष का सिर गले लगा लिया और लगातार आंसू बहने लगे। दक्ष, मुझे इस तरह मत डराओ, मैं तुम्हारे पिता को खो चुकी हूँ, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती, उसने कहा। पिताजी, आप कहाँ हैं? दक्ष को विश्वास है कि आप नहीं मरेंगे। अब मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूँ कि परिवार के मुखिया का पद भी सुरक्षित नहीं कर सकता। दक्ष ने अपने गले में लटके एक पेंडेंट को कसकर पकड़ रखा था। अत्यधिक बल लगाने के कारण उसके नाखून उसकी त्वचा में फंस गए और लगातार खून बहने लगा। फली के आकार का यह लटकन पीतल का बना था। दक्ष के पिता ने अपनी मृत्यु से पहले किसी को यह लटकन दक्ष तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा था। इन 6 वर्षों में दक्ष ने इसे हमेशा अपने पास रखा था। उसकी हथेलियों से रिसता हुआ खून पीतल के लटकन पर बह गया। भनभनाहट। अचानक पीतल का पेंडेंट कांपने लगा और अत्यधिक गर्म हो गया। दक्ष के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही कंपन के कारण पीतल का लटकन चूर्ण में बदल गया। चूर्ण उसकी हथेली पर गिरा और हथेली में प्रवेश करते ही गायब हो गया। फिर दक्ष ने अपने हाथों की हथेलियों से लेकर बाहों तक ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह महसूस किया, जो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा। कुछ देर बाद यह उसकी भौहों के बीच आकर रुक गया। नौवा ड्रैगन कभी नहीं मरता, रक्त नाड़ी का पुनर्जन्म होगा। अचानक दक्ष के दिमाग में एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी, जिससे उसका सिर तब तक हिलता रहा जब तक कि वह भनभना नहीं गया। नौवा ड्रैगन कभी नहीं मरता, रक्त नाड़ी का पुनर्जन्म होगा। नौवा ड्रैगन कभी नहीं मरता, रक्त नाड़ी का पुनर्जन्म होगा। दक्ष के सिर में लगातार गर्जना गूंज रही थी। कुछ देर बाद उसके माथे से लेकर रीढ़ की हड्डी तक एक तीव्र गर्मी की लहर दौड़ गई। अगले ही पल गर्जना बंद हो गई, लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर गर्म होने लगा, उसकी रीढ़ की हड्डी से खुजली जैसी सनसनी फैलने लगी। क्या हो रहा है? दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसी क्षण उसकी रीढ़ की हड्डी में खुजली और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा हो। दक्ष, क्या तुम ठीक हो? कृपया मुझे डराओ मत। दक्ष के शरीर में असामान्यताओं को भांपते हुए अनायरा और भी अधिक भयभीत और असहाय महसूस करने लगी। क्या रक्त नलिकाएं पुनर्जन्म लेंगी? क्या मेरी रक्त नलिकाएं सचमुच पुनर्जन्म ले सकती है? दक्ष असमंजस में पड़ गए। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि किसी कारणवश कुछ ऐसे लोग जिनकी रक्त वाहिकाएं नष्ट हो गई थीं या क्षतिग्रस्त हो गई थी, वे अपनी रक्त वाहिका को पुनर्जीवित करने और एक नई रक्त वाहिका विकसित करने में सक्षम थे। हालांकि पुनः विकसित हुई अधिकांश रक्त वाहिकाएं निम्न स्तर की थी, जिसका अर्थ यह था कि वे बहुत उपयोगी नहीं थी। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या और भी कम थी जो स्वयं को पुनर्निर्मित करने और राख से फीनिक्स पक्षी के पुनर्जन्म की तरह परम रक्त नलिकाओं को जागृत करने में सक्षम होंगे। हालांकि ऐसा होने की संभावना लगभग शून्य थी। पुराने अभिलेखों के आधार पर
प्राचीन काल से लेकर अब तक ऐसा होने के कुछ ही मामले सामने आए हैं। दक्ष ने कभी अपने अतीत को तोड़कर परम रक्त नारी को जागृत करने के बारे में सोचा भी नहीं। आखिरकार ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। अगर वो किसी रक्त नारी को जागृत कर पाता तो वो परमानंद से भर उठता। रक्त नारी की सहायता से वो मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकेगा और अपना भाग्य स्वयं बदल सकेगा। उसी क्षण उसके शरीर पर मौजूद असामान्यता धीरे धीरे गायब हो गई। माँ, मैं ठीक हूँ। दक्ष मुस्कुराया। आप क्या कर रहे हैं? ये प्रभु का निवास स्थान है, आप यूं ही अंदर नहीं घुस सकते। अचानक बाहर से एक कोमल आवाज सुनाई दी। दक्ष ने पहचान लिया कि ये अनायरा की नौकरानी गुंजन की आवाज थी। थप्पड़, भाग जाओ। एक अप्रिय चीख सुनाई दी, जिसके बाद थप्पड़ मारने की आवाज आई। तभी एक उदास दिखने वाला युवक कमरे में दाखिल हुआ। महामहिम स्वामी जी। लगभग 16 वर्ष की एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा लाल और सूजा हुआ था और उस पर हथेली का निशान था। वो गुंजन थी। तुम हो सत्या? तुम्हें क्या चाहिए? दक्ष उठते हुए शांत स्वर में चिल्लाया। अक्षत का नाम सत्या था, जो मायरा का बड़ा भाई था। वो 16 वर्ष का था, अपनी बहन से 1 वर्ष बड़ा। सत्या की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी जब उसने दक्ष को देखा, मानो उसे आश्चर्य हुआ हो कि दक्ष अप्रत्याशित रूप से अभी भी जीवित है। फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या बढ़िया समय है दक्ष। मेरी बहन मायरा गंधार परिवार का नेतृत्व करेगी और स्वामी निवास में रहने लगेगी, इसलिए तुम लोगों को अब यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। अनायरा का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वह जानती थी कि यह दिन आखिरकार आएगा, लेकिन उसे इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। सत्या, पीहू घायल हो गई है। हम 2 दिन बाद जब पीहू ठीक हो जाएगी तब यहाँ से निकलेंगे। अनायरा ने उदास मुस्कान के साथ कहा। 2 दिन बाद? आपको आज ही यहाँ से निकलना होगा। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप यहाँ अपना प्रवास लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं? सत्या ने उपहास किया। आज? लेकिन पीहू घायल है, दिन काफी ढल चुका है। पीहू को एक रात आराम करने दो, फिर कहीं जाना। अनायरा ने विनती की। आराम? वह तो अपनी रक्त नलिका को भी सक्रिय नहीं कर सकता। अवरुद्ध नलिकाओं वाले इस निकम्मे को आराम करने से क्या फायदा? इससे अच्छा तो वह मर ही जाए। खैर, तुम लोगों को आज ही जाना होगा, सत्या ने उदासीनता से कहा। सत्या ने उदासीन भाव से अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। उसने दक्ष की ओर देखा और खुलेआम तिरस्कार व्यक्त किया। लेकिन अनायरा कुछ और कहने ही वाली थी कि दक्ष ने उसे बीच में ही रोक दिया। माँ, हमें उससे विनती करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें जाना पड़े तो ठीक है, दक्ष ने कहा। लेकिन दक्ष, तुम्हारे घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। रात हो चुकी है, अगर तुम्हें सर्दी लग जाए तो क्या होगा? अनायरा ने चिंता से कहा। दक्ष ने हठपूर्वक सिर हिलाया। माँ, मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम वापस लौटेंगे। ये वही जगह है जहाँ आपने और पिताजी ने शादी की थी, इसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है फिर, अनायरा ने आह भरी और गुंजन से उनका सामान पैक करने को कहा। सत्या ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ आसपास का जायजा ले रहा था कि अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। एक पल रुकिए, आपको वो तलवार अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। सत्या अनायरा की ओर बढ़ी, जिसके हाथों में तलवार थी। अनायरा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अनजाने में तलवार पर अपनी पकड़ और कस ली। ये तलवार दक्ष के पिता की एकमात्र निशानी है। भविष्य में दक्ष इसका इस्तेमाल करेगा, आप इसे उससे छीन नहीं सकते। अगर ये पिछली जागीरदार की छोड़ी हुई कोई चीज है तो इसे अपने साथ ले जाने का और भी ज्यादा कारण यही है। ये गंधार परिवार की सार्वजनिक संपत्ति है और इसे जब्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा दक्ष अपनी मूल ऊर्जा का अभ्यास भी नहीं कर सकता, तो तलवार रखने का क्या फायदा? क्या इसे यूं ही बर्बाद कर देना? सत्या ने शांत स्वर में, आंखों में जोश भरी नजर के साथ बात की। वो समझ गया था कि यह तलवार कोई साधारण तलवार नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक हथियार थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते सत्या, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। अनायरा ने तलवार को कसकर पकड़ लिया, उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। सत्या की आंखें ठंडी पड़ गई। तुम्हें बस मुश्किल तरीके से ही काम करना होगा, वो चिल्लाया। सत्या, एक जोरदार गर्जना हुई। दक्ष की आंखें लाल हो गई थी और उसकी मुट्ठियां भीज गई थी। सत्या, तुम तलवार ले सकते हो, लेकिन ये याद रखना, एक दिन मैं स्वयं अपना हक वापस लूंगा और तब तक ये 10 गुना या शायद 100 गुना भी हो जाएगा। दक्ष की आंखें बर्फ से भी ठंडी थीं, उसकी निगाहें सत्या पर टिकी हुई थी। सत्या को दक्ष की निगाहों से ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, दक्ष, सिर्फ तुम जैसे निकम्मे जो एक रक्त नाड़ी भी जागृत नहीं कर सकते, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 10 गुना या 100 गुना भी चुकाऊं? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पिछले 3 वर्षों से मायरा प्रतिदिन दक्ष के पेय में यम का पराग मिलाता था, जो रक्त नलिकाओं को दबा सकता था। 3 दिन पहले दक्ष सार्वजनिक रूप से अपनी रक्त नलिका को जागृत करने में असफल रहा। उसकी इस असफलता के बाद ही मायरा और प्रथम शाखा के प्रमुख ने मौका देखकर कार्रवाई की। दक्ष ने कहा। दक्ष की आंखों में दिख रहे दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर अनायरा ने अनिच्छा से तलवार सत्या को सौंप दी। अपना सामान पैक करने के बाद अनायरा ने दक्ष को सहारा दिया और वे गंधार परिवार के निवास स्थान के द्वार से बाहर निकल गए।
दक्ष ने अपना सिर घुमाया और निवास स्थान पर एक नजर डाली। एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा। पूर्वी निवास में एक छोटा सा परिसर था जिसे नौकरों के रहने के लिए बनाया गया था। इस परिसर में 3 कमरे और एक छोटा सा आंगन था। फिलहाल दक्ष के तीनों साथी इसी परिसर में रहने लगे थे। आधी रात का सन्नाटा था। इतनी ठंड थी कि हड्डियां कांप रही थी। दक्ष आंगन में बैठा था। उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी। शक्ति, इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ तय करती है। शक्तिहीनता के कारण ही मायरा और प्रथम शाखा के बुजुर्ग ने मेरी रक्त नलिकाओं को छीन लिया। शक्तिहीनता के कारण ही मैं प्रभु के निवास और अपने पिता द्वारा छोड़ी गई तलवार को भी अपने पास नहीं रख सका। इस दुनिया में अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप बिना किसी प्रतिरोध के अपमानित ही हो सकते हैं। अब मैं अपनी रक्त नलिकाओं को धीरे धीरे फिर से विकसित होते हुए महसूस कर सकता हूँ। भले ही ये पुनर्विकसित रक्त नलिकाएं सबसे निम्न स्तर की हो, लेकिन अगर मैं दूसरों से 10 गुना या 100 गुना भी अधिक प्रयास करूं तो मुझे विश्वास है कि मैं उनके सामने फीका नहीं पड़ूंगा। एक दिन मैं सचमुच अपने भाग्य का स्वामी बनूंगा और अपने लोगों की रक्षा करूंगा। उसके पीछे कदमों की आहट गूंजी। अनायरा ने एक चोला पकड़ा हुआ था जिसे उसने दक्ष को पहनने में मदद की। पीहू, बाहर बहुत ठंड है। कमरा साफ कर दिया गया है। तुम्हें अंदर आकर आराम कर लेना चाहिए। वाह, माँ, आपको भी जल्दी आराम कर लेना चाहिए। दक्ष मुस्कुराई। वाह, वह अपने कमरे में लौटा और बिस्तर पर बैठ गया। दक्ष को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वाह, मेरी रक्त वाहिकाएं अंततः कब पुनर्जीवित होंगी और विकसित होंगी। दक्ष सोचने लगा और उसका ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित हो गया। वाह, वह अपनी रक्त नलिकाओं की स्थिति को समझना चाहता था, जिनका अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था। वाह, उसी क्षण उसकी रीढ़ की हड्डी में खुजली सी महसूस हुई। अचानक धुंधली लाल रोशनी चमकी। उस लाल रोशनी में उंगली के आकार की किसी चीज की आकृति दिखाई दी, जो कीड़े जैसी लग रही थी। वाह, हालांकि यह मायावी प्रतीत हो रहा था। वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। वाह, मेरी रक्त नस अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, लेकिन यह पहले से ही प्रकट हो सकती है। दक्ष आश्चर्यचकित था। सामान्यतः केवल पूर्णतः जागृत रक्त नलिका ही प्रकट हो सकती है। चूंकि इसे प्रकट किया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं कि क्या इसे सामान्य रक्त नलिका की तरह विकसित किया जा सकता है। यह सोचते ही दक्ष ने संघनन कला का अभ्यास शुरू कर दिया, जो गंधार परिवार में सर्वमान्य एक बुनियादी कला थी। हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत दक्ष के शरीर की दिशा में आकर्षित हो गई। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की इस दर की तुलना पहले से ही द्वितीय स्तर के रक्त मेरिडियन से की जा सकती है। अपने चारों ओर एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता को महसूस करते हुए दक्ष के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। इस भूमि में मार्शल आर्टिस्टों को साधारण मार्शल आर्टिस्टों और ब्लड मेरिडियन मार्शल आर्टिस्टों में विभाजित किया गया था। हालांकि इन दोनों प्रकार के मार्शल आर्टिस्टों की तुलना नहीं की जा सकती थी। रक्त नाड़ी वाले मार्शल आर्टिस्टों की रक्त नाड़ी जागृत हो चुकी थी। उनकी शक्ति का स्तर तो बढ़ा ही था, साथ ही उनकी साधना की गति भी सामान्य मार्शल आर्टिस्टों से अतुलनीय थी। इसके बावजूद रक्त मेरिडियन वाले मार्शल आर्टिस्टों की संख्या बहुत कम थी। संभव था कि दर्जनों लोगों के समूह में से किसी में भी रक्त मेरिडियन जागृत न हो। और अब दक्ष की रक्तवाहिनी, जिसका विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था, द्वितीय स्तर की रक्तवाहिनी के समान दर से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम थी। यदि इसका विकास पूरा हो जाए तो क्या होगा? इसके क्या प्रभाव होंगे? दक्ष को इसकी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा थी। आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार संघनित होकर दक्ष द्वारा अवशोषित होती रही और उसके शरीर में समाहित होती रही। 2 घंटे बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोली। 2 घंटे साधना करने के बाद उसे लगा कि उसकी चोटें थोड़ी ठीक हो गई हैं। उसका कमजोर और दुर्बल शरीर भी थोड़ा सुधर गया था। इस रफ्तार से तो मेरी चोटें पूरी तरह ठीक होने में कुछ ही दिन लगेंगे। मेरा शरीर भी बेहतर होगा और जब ऐसा होगा तो मेरी साधना की गति भी बढ़ जाएगी। दक्ष सोचते सोचते अनजाने में ही अपने गले को छू गया। पीतल का लटकन गायब हो चुका था। गले पर केवल रेशम का धागा ही रह गया था। उस कांसे के लटकन का मेरे रक्त नलिका को फिर से विकसित करने की क्षमता से कुछ संबंध होना चाहिए। अब जब ये मेरे भौहों के बीच वाले हिस्से में चला गया है तो मुझे आश्चर्य है कि क्या इसके कोई प्रभाव है। सोचते सोचते उसने अपना ध्यान अपनी भौहों के बीच के हिस्से पर केंद्रित किया और लटकत हुए अंग को महसूस करने की कोशिश की। जब उसका ध्यान उसके माथे के बीच के हिस्से पर केंद्रित हुआ तो उस क्षेत्र से एक प्रभामंडल फैल गया, जो एक भंवर में बदल गया। भंवर का आकार बढ़ता जा रहा था और वो दक्ष के पूरे शरीर को घेर रहा था। अगले ही पल जमीन अपनी जगह से खिसक गई और दक्ष ने खुद को एक दूसरी जगह पर पाया। चौंक कर दक्ष ने तुरंत अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। उस समय वो एक समतल पत्थर के चबूतरे पर खड़ा था। चबूतरा 10 मीटर चौड़ा और लंबा था और 3 तरफ से अराजकता के मैदान से घिरा हुआ था। केवल एक ही तरफ पत्थर की सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थी, जिनमें कुल 99 सीढ़ियां थी। 99 सीढ़ियों के बाद एक और चबूतरा था। चबूतरे के सामने पत्थर की सीढ़ियों का एक और समूह था। एक के बाद एक कई मंजिलें थी। ये पता नहीं था कि कितनी मंजिलें थी।
और सभी प्लेटफार्मों और सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर एक महल था। दूरी अधिक होने के कारण दक्ष स्पष्ट दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। वह केवल महल के खुले दरवाजों को ही मुश्किल से देख पा रहा था। धुंध में पालथी मारकर बैठी हुई एक आकृति दिखाई दे रही थी। महल से मंत्र उच्चार की आवाजें आ रही थी। मंत्र उच्चार की ध्वनि कानों में पड़ते ही दक्ष को ताजगी का एहसास हुआ, मानो उसकी सारी चिंताएं हवा में उड़ गई हो, मानो उसका मन और शरीर एक शून्य में समा गया हो। उसका दिमाग इतना शांत पहले कभी नहीं हुआ था। क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये कहाँ है? अरे वहां एक पत्थर की शिला है और एक काले रंग का स्टील का संदूक है। जिस चबूतरे पर वह खड़ा था उसके एक तरफ एक पत्थर की पट्टिका और एक संदूक था। पत्थर की शिला पर 2 शब्द लिखे थे, सर्वोच्च तीर्थ स्थल। उन 2 शब्दों के अलावा और कुछ नहीं था। फिर दक्ष ने अपनी निगाहें काले स्टील के सीने पर टिका दी। वह आधा मीटर चौड़ी भी नहीं थी और 1 मीटर लंबी भी नहीं थी। दक्ष ने संदूक खोला और उसके अंदर 3 किताबें और एक जेड की बोतल मिली। जेड की बोतल पर 3 शब्द लिखे थे, मज्जा शुद्ध करने वाली गोली। मज्जा शुद्ध करने वाली गोलियां? क्या ये सचमुच मज्जा शुद्ध करने वाली गोलियां हैं? दक्ष बेहद खुश हुआ और झट से जेड की बोतल का ढक्कन खोला। अचानक जड़ी बूटियों की तेज खुशबू उसकी नाक में घुस गई। जेड की बोतल में एक धधकती लाल गोली थी जो उंगली के सिरे से भी छोटी थी और क्रिस्टल की तरह साफ थी। किंवदंतियों के अनुसार अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली आत्मा को शुद्ध करने और अस्थि मज्जा को पुनर्जीवित करने में सक्षम थी, जिससे व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता था और मार्शल आर्टिस्ट का शरीर अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता था। यह एक ऐसी आध्यात्मिक गोली थी जिसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता था। उग्र पवन नगरी में यह पिछले 1000 वर्षों में केवल कुछ ही बार प्रकट हुई थी। उग्र पवन नगरी के 1000 वर्षों के इतिहास में यह केवल कुछ ही बार प्रकट हुई थी। मज्जा शुद्धिकरण खिंचाव के साथ मेरे दुर्बल और कमजोर शरीर की समस्याओं के साथ साथ मेरी अवरुद्ध नसों में भी बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। दक्ष बेहद उत्साहित और रोमांचित महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और जेड की बोतल बंद कर दी। उसने उसे सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया और तीनों किताबें उठाकर देखने लगा। वे मार्शल आर्ट तकनीकों के बारे में 3 किताबें थी, ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक, फ्लेम ड्रैगन फिस्ट और ड्रैगन सर्पेंट स्टेप्स। दक्ष ने सबसे पहले ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक को खोला। ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक एक दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक थी। इसे उच्चतम स्तर तक विकसित करने से आपको युद्ध ड्रैगन की शक्ति प्राप्त होगी, जिससे आप अद्वितीय बन जाएंगे और धरती पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकेंगे। दिव्य स्तर की तकनीक? दक्ष की आंखें चौड़ी हो गई और उसकी सांसें तेज हो गई। मार्शल आर्ट तकनीकों को आमतौर पर आप 5 स्तरों में वर्गीकृत किया जाता था, दिव्य, स्थलीय, रहस्यमय, पीला और अयोग्य। और प्रत्येक स्तर के लिए निम्न और श्रेष्ठ गुण भी मौजूद थे। आकाशीय स्तर सर्वोच्च स्तर था। नाम से ही स्पष्ट है कि अयोग्य स्तर सबसे निम्न स्तर था, लेकिन वास्तव में दिव्य स्तर से भी ऊपर एक और स्तर था, दिव्य स्तर। लेकिन दिव्य स्तर महज एक किंवदंती थी। दक्ष ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसके पास दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक हो। उनकी जानकारी के अनुसार गंधार परिवार के पास मौजूद तकनीक का उच्चतम स्तर केवल सुपीरियर येलो लेवल का था। अब दक्ष के सामने दिव्य स्तर की साधना विधि वाली पुस्तक देखकर भला वह आश्चर्यचकित क्यों नहीं होगा? भला वह उत्साहित क्यों नहीं होगा? हालांकि यह अफसोस की बात थी कि ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक में साधना विधि का केवल प्रथम चरण ही था, जिससे वह केवल अपनी नसों को खोलने की अवस्था तक ही पहुंच सकता था। साधना के अगले स्तर के लिए साधना विधि के द्वितीय चरण की आवश्यकता होगी। साधना विधि का दूसरा चरण 99 सीढ़ियों के बाद दूसरे चबूतरे पर था। वहां एक और संदूक भी था। दक्ष ने पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर उसकी नजर शब्दों की एक पंक्ति पर पड़ी। यदि कोई व्यक्ति ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक के द्वितीय चरण का अभ्यास करना चाहता है तो उसे 3 दिव्य नाड़ियों को खोलना होगा। ऐसा किए बिना जबरदस्ती द्वितीय चरण का अभ्यास करने से नाड़ी विस्फोट के कारण निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। दक्ष ने गहरी सांस ली। क्या इस साधना के लिए आवश्यकताएं कुछ ज्यादा ही कठिन नहीं थी? मार्शल आर्टिस्टों की साधना को नौसिखिया स्तर, योद्धा स्तर, मास्टर स्तर, ग्रैंड मास्टर स्तर, लीडर स्तर और राजा स्तर में वर्गीकृत किया गया था। नौसिखिए का स्तर मार्शल आर्टिस्टों के लिए साधना का मूल आधार था और यह सबसे आसान भी था। मानव शरीर में 9 मेरिडियन और 81 एक्यूपंक्चर बिंदु होते हैं। पहले 3 मध्याह्न रेखाओं को मानव मध्याह्न रेखाएं कहा जाता था। अगली 3 मध्याह्न रेखाओं को भूमि मध्याह्न रेखाएं कहा जाता था, जबकि अंतिम 3 मध्याह्न रेखाओं को आकाश मध्याह्न रेखाएं कहा जाता था। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट मन, आकाश और भूमि की सभी 9 मेरिडियन को खोल लेता है तो वो अगले लोक योद्धा लोक में प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है और एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। लेकिन 9 देशांतर रेखाओं के ऊपर 3 और देशांतर रेखाएं थीं, जिन्हें दिव्य देशांतर रेखाएं कहा जाता था। सभी दिव्य मेरिडियन को खोलने में सक्षम लोगों की संख्या बेहद कम थी। मायरा ने, जिसने केवल एक दिव्य नाड़ी खोली थी, पूरे अग्निपवन नगर को हिलाकर रख दिया था। वरिष्ठ परिषद ने तुरंत उसे गंधार परिवार का स्वामी नियुक्त कर दिया।
यही पर्याप्त प्रमाण था। दिव्य स्तर की साधना तकनीक के लिए मुझे तीनों दिव्य नाड़ियों को खोलना होगा। दक्ष ने एक पल के लिए अपनी मुट्ठियां भींची और बाकी दो मैनुअल को देखना शुरू कर दिया। बाकी दो किताबों में से एक मुक्केबाजी कला थी, जो निम्न पीले स्तर की थी। दूसरी किताब शरीर कला थी, जो भी निम्न पीले स्तर की थी। हालांकि वे केवल निम्न पीले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकें थी, फिर भी गंधार परिवार के लिए भी ऐसी ही कोई चीज ढूंढना मुश्किल होगा। मैनुअल को नीचे रखकर दक्ष ने फिर से मज्जा शुद्धिकरण की गोलियां उठाई। उसने ढक्कन खोला और एक ही बार में पूरी गोली निगल ली। दवा का प्रबल प्रभाव उसके शरीर में घुल गया और दक्ष की मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों में समा गया। इससे दक्ष के शरीर में धीरे धीरे सुधार होने लगा। दक्ष को अपनी हड्डियों से निकलने वाली हल्की सी कंपन और मांसपेशियों की फड़कन भी सुनाई दे रही थी। उसका शरीर गर्म हो रहा था और उसके शरीर से अशुद्धियों के काले रेशे निकल रहे थे। उसका शरीर लगातार मजबूत होता गया। उसकी नसें, जो कभी अवरुद्ध और कमजोर थी, अब सक्रिय और जीवंत हो उठी थी।